तो भाई आज की क्लास में हमें पढ़ना है सिख धर्म के पार्ट 2 के बारे में। सिख धर्म का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार सिख धर्म अपने आप को स्थापित करता है अपने देश में। गुरु नानक देव जी आते हैं और गुरु नानक देव जी के बाद बाकी जितने भी गुरु आए धीरे धीरे करके उन्होंने सिख धर्म को एक अलग ऊंचाई पर लेकर गए। लेकिन समय आता है सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, सिख धर्म को बहुत मजबूत करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अनेक काम करते हैं जिससे सिख संप्रदाय मजबूत होता है। लेकिन वही इनका जो विरोध चल रहा है मुगल साम्राज्य से, इनका विरोध शुरू से चला आता है। आपने देखा कि किस प्रकार औरंगजेब ने अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हुए, इनको मौत की सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी। तो ऐसे ही मुगलों ने सिखों के ऊपर बहुत सारे अटैक किए। तो सन 1708 में जो गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, केस, कृपाण, कच्छा, कटार, कड़ा, ये सब सिखों को धारण करने के लिए अनुमति प्रदान की। पुरुषों के नाम के पीछे सिंह और महिलाओं के नाम के पीछे कौर ये लगाने का बोला। इन्होंने कह दिया गुरु गोविंद सिंह ने कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, अब आपके गुरु आदि ग्रंथ होंगे। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या एक पठान के द्वारा हो जाती है गुजरात जाते समय, वो सन होता है सन 1708। कब होता है बेटा? 1708 में किसकी हत्या हो जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है। ये एक श्रेष्ठ और महापुरुष थे। ठीक, जब इनकी हत्या होती है तो सिख धर्म जो है, जो सिख समाज जो है, बड़े ताकत के साथ जो आगे बढ़ रहा है, जो मुगलों का सामना कर रहा है कहीं तो कहीं अंग्रेजों का सामना कर रहा है। तो इस सिख धर्म का पतन चालू हो जाता है जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या होती है। लेकिन उस समय जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई थी तो इनके एक बहुत खास शिष्य भी थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर जी एक महान योद्धा, महान विचारक और युग पुरुष थे। अच्छा देखिए, बंदा बहादुर जी किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी से मिलते हैं उसकी एक छोटी सी कहानी शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी चुका था। बंदा बहादुर एक तेज और तपस्वी थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ये बड़ी शक्तियों को अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जब ये गुरु गोविंद सिंह जी से मिलते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर ये प्रहार कर जाते हैं अनजाने में कि ये मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन इनके सारे अस्त्र शस्त्र और सारी इनकी विद्याएं गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाके अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो बंदा बहादुर जी समझ जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी बहुत पावरफुल हैं और ईश्वर का रूप है। तो बंदा बहादुर सिंह जी गुरु गोविंद सिंह से मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, हम कह सकते हैं, और उनको अपना गुरु मान लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर सिंह जी से बहुत प्रेम करते थे और उनको अपना खास शिष्य बनाकर रखा था। और बंदा बहादुर को गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? गुरु बख्श। तो आपसे अगर पूछे कि गुरु बख्श किसका नाम था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, आपसे बात करें बंदा बहादुर की हिस्ट्री के बारे में तो इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में। कहां जन्म हुआ था बेटा? जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। अब इनका जन्म जम्मू कश्मीर में होता है बंदा बहादुर का। जम्मू कश्मीर में जब ये पैदा होते हैं तो सन 1680 का वो समय था जम्मू कश्मीर में जब ये पैदा हुए। इनका लालन पालन अपने घर में ही हुआ सन 1680 में। ठीक है, 1680 में ये पैदा हुए। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके बचपन का नाम भी लक्ष्मण देव था। क्या नाम था बेटा? इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। अच्छा, इनके पिता का नाम अगर पूछे तो इनके पिता का नाम क्या था? रामदेव। अच्छा, ये किस कास्ट से थे? तो ये राजपूत कास्ट के थे। किस कास्ट के थे? राजपूत। ये राजपूताना धर्म के थे क्योंकि रामदेव जो इनके पिता थे वो राजपूत थे, तो ये भी राजपूत। आगे जाके ये गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत मदद करते हैं। ठीक है, और इनके शिष्य भी बन जाते हैं। किनके शिष्य बन जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह। कौन बन जाते हैं? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर सिंह कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर। ये इनके पिताजी का नाम क्या था? रामदेव। क्या नाम था? आगे चल के ये किसके शिष्य हुए? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? कौन से गुरु थे? 10वें। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। बंदा बहादुर जी को पता चलता है कि इनके जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई है। तो ये बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और उस समय ये एक मिशन पर होते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह इनको
दीवार में चुनवा दिया जाता है, आपको पता है, हाँ कि नहीं, इनके साथ बड़ा ही जुर्म हो रहा होता है। तो उन सभी चीजों का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के साथ मतलब मिलकर और बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम देते हैं। एक कत्लगढ़ी नाम की जगह भी थी जहां पर एक युद्ध हुआ था और बंदा बहादुर ने हजारों मुगलों को काट के फेंक दिया था। तो बंदा बहादुर ने मुगलों को बहुत परेशान किया, हजारों मुगलों को इन्होंने काट कर फेंक दिया। और बंदा बहादुर का जो सपना था वो ये था कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी का सपना था कि सिखों का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करना। तो उसी सपने को अपना सपना बना लिया था किसने? बंदा बहादुर ने। आपसे पूछे कि पंजाब में सिख संप्रदाय का ध्वज स्वतंत्र रूप से फहराना है, ये सपना किसका बन गया था? बंदा बहादुर। किसका सपना बन गया था? बंदा। और इसी के लिए आगे चल के इन्होंने एक मुगल फौजदार था जिसका नाम था वजीर खान। क्या नाम था? वजीर खान। तो वजीर खान नाम का एक मुगल फौजदार या वजीर कह सकते हैं हम, या सेनापति कह सकते हैं। तो ये कहां पर? हरियाणा के पास, हम सरहिंद नाम की जगह बता सकते हैं। तो सरहिंद के पास वजीर खान नाम का एक मुगल फौजदार था जो मुगलों का वजीर या मुगलों का सेनापति कह सकते हैं। उसकी हत्या या उसे जान से मार देते हैं कौन? बंदा बहादुर। और इसे मारने के बाद एक कत्लखड़ी नाम की जगह होती है, कत्लगढ़ी नाम की जगह होती है जहां पर हजारों मुगलों को काट कर फेंक देते हैं कौन? तो ये बात जब पता चलती है किसे? फर्रुखसियर को। तो फर्रुखसियर क्या करता है? फर्रुखसियर कौन है बताएं? फर्रुखसियर जो है मुगल शासक है। यहां पर फर्रुखसियर कौन है? फर्रुखसियर कौन है भाई? मुगल शासक। मुगल शासक, मुगल शासक कौन है? फर्रुखसियर, मुगल शासक। अब फर्रुखसियर को जब ये पता चलता है कि लक्ष्मण देव या बंदा बहादुर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो फर्रुखसियर ये जो मुगल शासक होता है ये किसको मरवा देता है? बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। अब भाई जब बंदा बहादुर की हत्या हो गई है, बंदा बहादुर को मार दिया गया है, तो यहां पर सिख धर्म जो है जैसे थोड़ा सा मजबूती में आया था, पूरी तरह से पतन की ओर चला जाता है और इसकी स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा जाती है। तो अब भैया अगला शासक कौन होगा? या सिखों को संभालने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा? कौन वो व्यक्ति होगा जो सिख संप्रदाय का हाथ थामे और आगे लेकर जाए? क्योंकि अब तो गुरु गोविंद सिंह भी जा चुके हैं, अगला गुरु कोई आने वाला है नहीं। और जो बंदा बहादुर थे उनकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो आगे सेनापति के रूप में बढ़िया काम कर रहे थे। अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह होती है पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सी घटना होती है? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो जैसे कि मैंने आपको हर चीज मानचित्र के माध्यम से पढ़ाई है, तो ये भी मैं आपको मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। देखिए, पानीपत का जब युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है, तो यहां पर इस प्रकार से मराठाओं के ऊपर अटैक होता है। किसके ऊपर अटैक होता है? मराठा। 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध? तीसरा। और अटैक करने वाला कौन होता है? अब्दाली। कौन होता है? ठीक है। अच्छा, ये पानीपत का पूरा युद्ध का जो वर्णन है हम तब पढ़ेंगे जब हम मराठा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपन ने छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो उनके बारे में शिवाजी को पढ़ेंगे, शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके जो लड़के आएंगे साहू जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे, बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके सबके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के मराठा राजवंश में। अभी सिखों के बाद हम वही पढ़ने जाएंगे। तो मैं पानीपत का युद्ध आपको तब बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठाओं का और अब्दाली का, तो अब्दाली कौन है? ईरान से, मतलब पश्चिमी यूरोप से, पश्चिमी एशिया से आया हुआ एक व्यक्ति और महान आक्रमणकारी। जब ये अटैक करता है तो मराठा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, खत्म की कगार पर पहुंच जाती है। अब जब मराठा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो यहां पर सिखों को फिर से वापस अपनी सत्ता जमाने के लिए एक समय मिल जाता है। तो यहां पर दो मिसलों का उदय होता है। और दो मिसल में कौन सी मिसल थी? मिसल किसे कहते हैं? भाग। कुल जब बंदा बहादुर की हत्या हुई तो ऐसे तो सिख समाज 12 मिसलों में टूट गया। मिसल का मतलब भाग कह सकते हैं। तो 12 मिसलों में दो खतरनाक मिसल थी। एक का नाम था भंगी मिसल और एक का नाम था सुकर चकिया। क्या नाम था? सुकर चकिया। तो यहां तक आप कहानी समझ गए होंगे। मैंने आपको अब तक ये पढ़ाया कि भाई सिख धर्म में जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या होती है उसके बाद बंदा बहादुर सिख धर्म की कमान संभालते हैं
और सिख धर्म को बढ़िया तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फर्रुखसियर इनकी हत्या कर देता है। कब कर देता है? सन 1716 में। सन नहीं बताया क्या मैंने आपको? सन 1716 में फर्रुखसियर इनकी हत्या कर देता है। किनकी? बंदा बहादुर की। इसके बाद 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ और जो सिख संप्रदाय था ये कितनी मिसलों में टूट गया है? 12। और 12 मिसलों में टूट गया तो 2 खतरनाक मिसलें हैं, जिसमें एक भंगी मिसल और एक सुकर चक्की। चलिए तो अब पढ़ने के लिए चलें। अरे हाँ कि नहीं? देखिए, तो हम बात करें सिखों के बारे में, तो सिख धर्म कितने भागों में टूट गया है? बताइए भाई। 2। एक कौन? भंगी और एक कौन? सुकर। 12 मिसलों में टूट गया, जिनमें 2 मिसलें प्रमुख है। इन दोनों में ताकतवर कौन सी मिसल है? अरे बताएं, कौन है भाई? भंगी। यहां पर एक बात ध्यान से समय, सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे या जो सम्राट थे वो थे राजा रंजीत सिंह। कौन थे? कौन थे? राजा रंजीत सिंह। अब देखिए, राजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था सन 1780 में। किसके यहां? इनके पिता का नाम था महासिंह, और महासिंह के पिता का नाम क्या था? चरत सिंह। क्या नाम था? ये चीज आपको ध्यान रखना। तो चरत सिंह जो हैं ये दादा हैं। किसके दादा हैं? रंजीत सिंह के। ठीक है। तो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख रंजीत सिंह हैं, जिनके पिता महासिंह और इनके पिता चरत सिंह। तो चरत सिंह ने ही सुकर चकिया मिसल को स्थापित किया था, ऐसा कह सकते हैं। ये सुकर चकिया जो मिसल है इसके बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था किसने? चरत सिंह। इसके बाद इस मिसल के अध्यक्ष या प्रमुख बने महासिंह। महासिंह के बाद रंजीत सिंह। ठीक है बेटा। अब हम आगे बात करें कि जब गद्दी पर बैठे रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह एक महान योद्धा और महाराजा रंजीत सिंह एक महान व्यक्तित्व और बहुत बड़े महापुरुष थे। मतलब कह सकते हैं कि सम्मान इनके लिए दिल से निकलता है और पहले भी निकलता था जिस समय ये शासन कर रहे थे। तो रंजीत सिंह इतने महान योद्धा थे कि जिस समय पर रंजीत सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उस समय भारत पर एक आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? भारत पर एक आक्रमण होता है। अफगानिस्तान से आया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था जमान शाह। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब रंजीत सिंह गद्दी पर बैठे हैं उस समय अफगानिस्तान से आया हुआ, अच्छा ये किस जाति का था? अफगानिस्तान से आया जमान शाह किस जाति से था? ईरानी। तो ये ईरानी था। तो अफगानिस्तान से एक ईरानी शासक आता है जमान शाह, रंजीत सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। अब भैया रंजीत सिंह जी तो शासक और महाप्रभावशाली, महाताकतवर। ठीक है। तो यहां पर जब जमान शाह अटैक करता है, ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह इस जमान शाह को कड़ी टक्कर दे देते हैं, बहुत कड़ी टक्कर देते हैं। और चूंकि आपको एक बात पता है कि भारत से एक नदी गई है जिसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। तो वापस धकेलते समय इस जमान शाह की, जिसने भारत पर अटैक किया है, इसकी 12 तोपें नदी में गिर जाती हैं। और कौन सी नदी में? चिनाब। कौन सी नदी में? चिनाब नदी में गिर जाती है। चिनाब नदी कौन से दर्रे से निकलती है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। देखिए नदियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ये भारत में आती है, ठीक है, दमचोक से प्रवेश करती है और इस हिस्से से बाहर निकल जाती है। ठीक है। यहां पर इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक। श्योक की सहायक नुब्रा। और यहीं पर एक नदी और है जो चिनाब नदी जिसे आप कहते हैं, ये किससे जाकर मिलती है? सिंधु से। और इसी चिनाब नदी से ऊपर की एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम क्या है? झेलम। कौन सी नदी? झेलम। और नीचे से एक और नदी जाकर मिलती है इसका नाम क्या है? रावी। और यही हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है इसका नाम क्या है? व्यास। व्यास नदी सतलज नदी से आकर मिलती है। सतलज नदी भारत में राकास्ताल झील से निकलकर इस प्रकार ये भी चिनाब से जाकर मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। क्या बोलेंगे? झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब। समझ गए कि नहीं? ये कुछ नदियां हैं।
तो चिनाब नदी के तट पर पाकिस्तान में 12 जो तोपें हैं जमान शाह की, इस नदी में गिर जाती है। जब 12 तोपें गिर जाती हैं तो जो रंजीत सिंह होते हैं वो रंजीत सिंह इन 12 तोपों को निकालकर वापस कर देते हैं किसको? जमान शाह। रंजीत सिंह कौन है? जो सिख संप्रदाय में सुकर चकिया मिश्र के प्रमुख, वो जमान शाह की 12 तोपें निकलवाकर उसे वापस कर देते हैं। तो जमान शाह को यह बात बड़ी अच्छी लगती है और जमान शाह कहते हैं कि रंजीत सिंह तुम भारत से आकर और कहां तक शासन करो? लाहौर तक शासन करो। तो इस क्षेत्र पर पूरा शासन किसका हो जाता है? रंजीत सिंह, है ना, रंजीत सिंह का। और ध्यान रखिए आगे चल के 1805 के समय की बात आती है, अमृतसर को भी जीत लेते हैं रंजीत सिंह। किसको जीत लेते हैं? अमृतसर। और अमृतसर किसके पास होता है उस समय? भंगी मिसल के पास। तो भंगी मिसल को कमजोर करके भंगी मिसल से अमृतसर 1805 में जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं बताएं भाई? रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के पास दो प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। एक कौन आ जाता है? अमृतसर, जहां पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो चुका है। और एक कौन आ जाता है? लाहौर। कौन आ जाता है? लाहौर। किसके पास? रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ताकतवर हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। तो अब इस पूरे क्षेत्र पर कौन आ गए हैं? रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह राजधानी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा रंजीत सिंह की दो राजधानी थी। धार्मिक राजधानी कौन थी? अमृतसर। और ध्यान रखिए राजनीतिक राजधानी कौन थी? राजनीतिक राजधानी कौन थी? लाहौर। तो बताएं महाराजा रंजीत सिंह की कितनी राजधानी रही? कौन कौन सी? अमृतसर और लाहौर। रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह। क्या नाम था? और इनके दादा का नाम क्या था? दादा का नाम क्या था? चरक सिंह। दादा का नाम क्या था? चरक सिंह। बताएं रंजीत सिंह की लड़ाई किसके साथ हुई? किसके साथ हुई? जमान शाह के साथ। 12 तोपें चुनाव से निकल कर दे दी। अब एक बात और सुने, यहां पर आपको पता होगा ईरान। कौन? ईरान। ईरान में हमारा कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय तख्ते ताउस उठ के चला गया था ईरान। ईरान का ही एक शाह शुजा दुर्रानी नाम का व्यक्ति भारत में भाग कर आता है। इसका नाम क्या होता है? शाह शुजा दुर्रानी। शाह शुजा दुर्रानी जब भारत में आकर भागकर आता है तो रंजीत सिंह से आकर कहता है कि आप मुझे शरण दे दीजिए, ईरान में विद्रोह हुआ है और वो लोग मुझे मारने के प्रयास में हैं और मेरी गद्दी भी जा चुकी है। तो रंजीत सिंह पगड़ी बदल रस्म करते हैं उसके साथ, मतलब तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और इस रस्म के तहत रंजीत सिंह उसे शरण देते हैं और उससे कहते हैं कि वहां की गद्दी हम तुझे दिलवाएंगे। तो जिससे प्रसन्न होकर शाह शुजा दुर्रानी, वो कोहिनूर हीरा जो ईरान जा चुका था, वो हीरा किसे दे देता है? दिलीप सिंह को। और इस प्रकार कोहिनूर हीरा अपना वापस कहां आ जाता है? भारत। कहां पर आ जाता है? भारत। तो इतनी कहानी मेरी आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार महाराजा रंजीत सिंह अपना शासन चलाते हैं और बहुत बड़े लेवल पर रंजीत सिंह की वीरता के बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारी बातें, पर एग्जाम में वो सब पूछते नहीं है और आपको एग्जाम की तैयारी करना है। तो इसलिए मैं उन चीजों से आपको दूर रखूंगा और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आए नहीं और मैं आपको पढ़ाऊं, आपका समय खराब करो तो आप खुद ही मुझसे ये बोलोगे कि भैया काम की चीज तो पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए। तो हालांकि ये सब जैसे महाराजा रंजीत सिंह हुए या जो बड़े बड़े शासक हुए भारत के, जिन्होंने विदेशियों से, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, इनके बारे में भारत के सिलेबस में बहुत सारी चीजों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। कब हो जाती है? 1839 में। अब भाई महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने इतना अच्छा शासन चलाया, जो सबसे लड़ने के साथ भी अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया, सिख धर्म को बढ़िया तरीके से फिर से सुशोभित करके बढ़िया साथ निभाते हुए सबका, और एक विशेष बड़े क्षेत्र को, भारत के बड़े क्षेत्र को लेकर आगे चल रहे थे, जिनकी डेथ हो जाती है। अब आपको एक बात भली भांति पता है कि अंग्रेज नीचे टीपू सुल्तान को हरा के आ चुके हैं और दिल्ली की गद्दी पर अंग्रेज पहले से ही आपको पता है, बंगाल में उनका 2000 लगभग पूरे भारत पर उनका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। तो उनकी नजर किसके ऊपर रहेगी? उनकी सिख संप्रदाय के ऊपर, है ना। तो अब कहानी क्या होगी, ध्यान रखिएगा। अब अंग्रेज किसके ऊपर नजर रखेंगे? जल्दी बताएं, किसके ऊपर? सिख। तो यहां पर यह बना दिया मैंने भारत, ये क्या बना दिया बेटा मैंने? भारत। अब यहां पर एक बात सुनो जरा ध्यान से।
अंग्रेजों का एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम होता है चार्ल्स मेटकाफ। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, चार्ल्स मेटकाफ। और एक हमारे ये होते हैं जिनका नाम क्या है, महाराजा रणजीत सिंह। क्या नाम होता है इनका? इनके बीच में एक संधि होती है। इनके बीच में क्या होती है? और इस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। कौन सी संधि बेटा? और ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह को डर था किससे? फ्रांसीसियों से, जबकि डरावने कौन है? ये अंग्रेज। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज। तो सतलज नदी के इस तरफ का क्षेत्र जो है, छोड़िए इसको, अपन इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से देखिए, ये सतलज नदी है। तो सतलज नदी के इस तरफ का जो क्षेत्र है, ये पूरा किसका? रंजीत सिंह का, महाराजा रंजीत सिंह का। और इस तरफ का पूरा ये जो हिस्सा है, ये किसका? अंग्रेजों का। ये निर्धारित हो जाता है इस संधि के तहत। इसका नाम था अमृतसर की संधि। हालांकि पूर्व में मालवा का जो एरिया है, मालवा वाला, ये भी रंजीत सिंह मांगते हैं, लेकिन रंजीत सिंह को ये नहीं दिया जाता है। तो हालांकि आपको इन सब चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल केवल आप इतना याद रखें कि अमृतसर की जो संधि हुई थी, उस संधि का जो तारीख, सन जो था वो 1809 था। और किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज और सिखों के बीच में। सिखों का मतलब महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। अगर एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है, वरना इतना भी नहीं पूछा, और पूछ लिया तो इतना पूछेगा कि अमृतसर की संधि कब हुई थी या किसके साथ हुई थी। और अगर और भी अंदर जाए तो उसका कारण यह था कि महाराजा रंजीत सिंह फ्रांसीसियों से और जो मुगलों के साथ में, आपको पता होगा अफगानी जो युद्ध हुआ था, तो अफगानियों से रक्षा के लिए, फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए अंग्रेजों से उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो तुम हमारा साथ दोगे और अपन मिलके उसको मारेंगे। तुम हम पर अटैक नहीं करोगे, हम तुम पर अटैक नहीं करोगे। इस क्षेत्र पूर्व तुम रखो, ये वाला क्षेत्र हम रखेंगे। इस तरह से उन्होंने समझौता किया था 1809 में, जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं। तो अमृतसर की संधि किस किसके बीच में हुई थी ये बताएं? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह। लेकिन भैया अब रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1839 में। 1839 में। अब यहां पर चलो सही है। अब यहां पर कहानी यह होती है कि 1839 में जब मृत्यु होती है महाराजा रंजीत सिंह की, तो 1843 तक कहानी बड़ी गंभीर हो जाती है। 1839 से 1843 तक कहानी गंभीर हो जाती है। अब कहानी के गंभीर होने का कारण क्या था? सबसे बड़ा ये देखिए, रंजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो इनके परिवार में बहुत सारे, कम से कम 3 से 4 राजा ऐसे थे जो आए और गद्दी पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाए। 1843 में एक महारानी होती हैं जिनका नाम होता है महारानी जिंदल। महारानी जिंदल। अच्छा, ये कौन होती हैं? महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी। इनका एक पुत्र होता है जो अवयस्क होता है, जिनका नाम होता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह 1843 में गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं? महाराजा दिलीप सिंह। लेकिन ये वयस्क थे क्या? ये वयस्क नहीं थे, लेकिन ये फिर भी गद्दी पर बैठ गए। अच्छा, इनकी मां का नाम क्या था? महारानी जिंदल। तो महारानी जिंदल संरक्षिका के तौर पर काम कर रही हैं, या संरक्षिका के तौर पर दिलीप सिंह की रक्षा कर रही हैं और साम्राज्य को आगे चला रही हैं। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज को तो पूरा भारत चाहिए था, और अंग्रेज पूरी तरह से नजर गड़ा के किसके ऊपर बैठे थे? महारानी जिंदल के ऊपर। अरे हाँ कि नहीं? तो अब कहानी ध्यान रखिएगा, 1845 में अंग्रेज और कौन? सिख। तो पहला युद्ध होगा आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? तो पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताएं, कब हुआ था? इस युद्ध में कुल 4 युद्ध हुए। एक युद्ध का नाम था मुदकी, एक का नाम था फिरोजपुर, एक का नाम था अलीवाल, और एक का नाम क्या था? सोबराव। कितने युद्ध हुए? 4।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल, सोबराव, ये 4 युद्ध हुए। किसके साथ हुए? सिखों के साथ। किसके हुए? अंग्रेजों के। और दुख की बात यह है कि सिख समाज या सिख संप्रदाय या सिख सेना इन चारों युद्धों को हार जाती है। इन चारों युद्धों को हार गई। तो मार्च 1846 में एक संधि होती है, लाहौर की संधि। कौन सी संधि? लाहौर। और लाहौर की संधि में सिखों को यह कहा जाता है कि भाई मतलब तुम्हारा क्षेत्र इतना 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 करके मतलब इनको सीमित कर दिया जाता है और इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है और कई सारे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। उनकी सेना को भी हटा दिया जाता है कि तुम्हारे पास सेना भी नहीं देने देंगे, हमारी सेना तुम्हारे पास रहेगी और उसको खर्चा भी तुम दोगे। तो कई अपमानजनक ऐसी कहानियां या अपमानजनक ऐसी संधियां की जाती हैं सिखों के साथ में, और सिख बहुत ज्यादा इससे अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। तो सिख आगे चल के विद्रोह कर देते हैं और उन विद्रोह को आसानी से अंग्रेज दबा देते हैं। तो जब विद्रोह को फिर से दबा दिया जाता है तो सिख एक बारी फिर हार जाते हैं और दिसंबर 1846 में एक और संधि होती है जिसका नाम है भैरववाल की संधि। कौन सी संधि होती है? बताओ भाई। भैरववाल की संधि। तो बताएं, लाहौर की संधि कब हुई थी? भैरववाल की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? क्या ये सारी संधि सिख संप्रदाय के साथ संबंधित है? अरे है ना। अब अंग्रेज तो ठहरे कि भैया हमको पूरा शासन चाहिए, तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों में सबसे कमीना था लॉर्ड डलहौजी। ये लोग क्या करते हैं? ये आपको पता है कि सतलज के उस तरफ का जो क्षेत्र है वो किसका है? ईमानदारी से सिखों का। इस तरफ का कौन का है? तुम्हारा। तो अंग्रेज अपने कुछ सिपाहियों को सतलज के उस पार भेज देते हैं। ठीक है। अब यही देख के महारानी जिंदल क्या करेंगी? अपने सिपाहियों को इस तरफ भेज कब्जा करवा देती हैं। तो अंग्रेज उन पर आरोप लगा देते हैं कि तुमने संधि का उल्लंघन किया है, तुमने कब्जा किया है। तो महारानी जिंदल का यह कहना बनता है कि हमने कब्जा नहीं किया है, कब्जा तुमने किया है, पहले तुम्हारे सिपाही आए भाई। तो अंग्रेज बोलते हैं हम तो देखने परखने के लिए आए थे। तो मतलब कुछ भी करके अंग्रेज किसी न किसी तरह से पंजाब वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। और वही होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और ये कब से कब तक चलता है? 1848 से 1849 तक। कब से कब तक चलता है? ठीक है। इसमें 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है रामनगर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामनगर। दूसरा युद्ध होता है चिलियावाला युद्ध। और ये चिलियावाला जो युद्ध होता है ना, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए, पेपर में आ सकता है। ठीक है। ये कब होता है? 1848। ठीक। लेकिन ये कब होता है? 1849। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? सिख जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? सिख। और तीसरा युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। कौन सा युद्ध? गुजरात का। और इस युद्ध में सिख हार जाते हैं। क्या हो जाता है? सिख हार जाते हैं। और इस युद्ध को बैटल ऑफ, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, बैटल ऑफ गन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बैटल ऑफ गन। और यह अंतिम वो युद्ध था जिसमें सिख क्या हो गए? पूरी तरह से हार गए। और 29 मार्च 1849 कितना मार्च बेटा? बोलिए। 18 मार्च 1849 को डलहौजी घोषणा करता है कि पूरा ये जो क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र, पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया जा चुका है और सिख जो साम्राज्य है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब 50,000 पौंड, कितने पौंड बेटा? की राशि किसे दी जाती है? 50,000 पौंड की राशि महाराजा रंजीत सिंह को दी जाती है। और इन्हें कहां भेज दिया जाता है? इंग्लैंड। काहे के लिए? उच्च शिक्षा के लिए। कौन सी शिक्षा के लिए?
उच्च शिक्षा के लिए इन्हें कहां भेज दिया जाता है? इंग्लैंड। और वो जो कोहिनूर हीरा इनके पास था, इनके पिता के पास से इनके पास आ गया था, तो कोहिनूर हीरा भी लेकर ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा दिया जाता है, और आज भी वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में या ताज में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका नाम क्या था? सिक्के साम्राज्य। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य। तब तक के लिए थैंक यू।